हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज डिबिलेटिंग। डिबिलेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपको कमजोर बना दे। तो कोई भी चीज जो किसी चीज को कमजोर बना देती है उसको बोलते हैं डिबिलेटिंग। V1 प्लस ING है तो इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। तो मेकिंग समवन और समथिंग वीक, आप किसी चीज को कमजोर बना रहे हो। एनर्वेट इज थका रहे हो। इनकैपेसिटेट इज उसको कमजोर बना रहे हो। एनफीबल इज कमजोर बना रहे हो। एंटोनिम्स इनविगरेट कर रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो। फोर्टिफाई कर रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो। री इनविगरेट कर रहे हो, वापस से जान डाल रहे हो। विगर एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है एनर्जी। सिमिलरली फोर्ट भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रांग। तो इनका मतलब क्या है कि आप इन चीज़ों को स्ट्रांग बना रहे हो। तो प्रोलॉन्ग मीन्स इतने लंबे टाइम से जो रिसेशन चल रहा था, जो मार्केट डाउन चल रही थी, इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही कमज़ोर बना देने वाला इम्पैक्ट पड़ा छोटी छोटी कंपनीज में, पूरे के पूरे एरिया में। तो डिबिलिटेटिंग मीन्स कमज़ोर बनाना। चलो हम कमजोर बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे वीक वर्ड के कितने सिनोनिम्स बताओगे? 30 बता दो वीक के, और 30 ही स्ट्रॉन्ग के बता दो। ठीक है, चलो। कोई इंसान अगर वीक है तो क्या है? फीबल है, फ्रेल है। कोई चीज आसानी से टूट जाती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिजाइल है। मतलब कैसी है? कमजोर है। उसको कमजोर बना दिया गया है तो एनफीबल्ड है, डिबिलिटेटेड है, क्रिपल्ड है, इनकेपेसिटेटेड है। मतलब उसको कमजोर बनाया गया है। इनफर्म है, बहुत ही कमजोर है, बहुत ही नाजुक सा है, कमजोर है तो डेलिकेट है। फ्लिमसी है, टेनुअस है। मतलब बहुत ही नाजुक सा है, डेलिकेट सा है, बहुत ही कमजोर सा है। अच्छा, कोई चीज थकावट की वजह से कमजोर हो गई है, बहुत थकी हुई है इसलिए कमजोर है वो, तो एनर्वेटेड है, फटीग्ड है, टायर्ड है, वोन आउट है। मतलब थकावट की वजह से वो इंसान या वो चीज क्या हो चुकी है? हाँ, एग्जॉस्टेड है। थकावट की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, वियरी है, राइट, वियरी है। अच्छा, कोई इंसान डरपोक बहुत ज्यादा है इसीलिए कमजोर है। डरपोक के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? टिमिड है, रैपिड है, से एक और वर्ड था टिमरस है। डरपोक है बहुत, है ना। कावर्डली है, पुसिलैनिमस है, चिकन हार्टेड है, येलो बेलीड है। बहुत ही ज्यादा डरपोक है। इस चीज की वजह से क्या है? इस चीज की वजह से वो बहुत ही कमजोर है। अच्छा, फिर वर्ड्स आते हैं। कोई इंसान बहुत शर्मीला है, डरपोक सा है, शर्मीला सा है, तो कॉय है, शाय है, बैशफुल है। इसका मतलब क्या होता है? उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उस इंसान के अंदर। डरपोक सा है, किसी के सामने बातें नहीं करता है। अच्छा, वो कमजोर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं है। पावर नहीं है इसलिए कमजोर है। तो इम्पोर्टेंट है, काम ही नहीं कर पा रहा है कमजोरी की वजह से, इनइफेक्टिव है। अच्छा, फिर 3, उस पर अटैक करना बहुत इजी है। अटैक करना बहुत इजी है तो वल्नरेबल है, प्रोन है, ससेप्टेबल है। मतलब उस इंसान के ऊपर आप अटैक बहुत ही आसानी से कर सकते हो। वो इतना ज्यादा क्या है? वो इतना ज्यादा कमजोर है। हो गए 30, 4, 8, 12, 16 और ये 20, 3 4 हो गए, ज्यादा ही हो गए। अब बात करते हैं, कोई इंसान बहुत स्ट्रांग है अगर, तो स्ट्रांग के भी 30 करेंगे, है ना। स्ट्रांग है इसका मतलब, पहले बहादुर वाले वर्ड्स कर लेते हैं। स्ट्रांग है मतलब वेलियंट है, वेलोरस है, ब्रेव है, करेजियस है।
पावरफुल है, पोटेंट है, माइटी है, उसके अंदर गट्स बहुत है ना, गट्सी है, ग्रिटी है, बहुत ही स्ट्रांग है, ब्रॉनी है। अच्छा, बॉडी उसकी बहुत स्ट्रांग है, तो बॉडी कैसी है, मस्क्यूलर है, स्टीली है, ऐसी बॉडी जैसे स्टील का बना हो, हार्डी है, स्टर्डी है, बहुत स्ट्रांग है, आसानी से रिकवर कर जाता है मुश्किलों के बाद, रेजिलियंट है, कोई चीज़ कॉन्क्रीट होती है उसको भी स्ट्रांग बोलते हैं। अच्छा, किसी ने उस चीज़ को स्ट्रांग बनाया है तो फोर्टिफाइड है, स्ट्रेंथेंड है, बोल्स्टर्ड है, स्ट्रांग बनाया है, रीइंफोर्स्ड है। किसी चीज़ ने उस चीज़ को क्या किया है, स्ट्रांग बनाया है। हाँ, रोबस्ट रह गया, वेरी गुड, रोबस्ट है, मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? हाँ, डर वर नहीं लगता उसे, इंट्रेपिड है, फियरलेस है, बोल्ड है, डर वर नहीं लगता। कितने हो गए? 25 हो गए। 5 वर्ड्स और बताने हैं आप लोगों को। कोई इंसान अगर बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, और गैलेंट वर्ड तो लिख लिया हमने, कोई बात नहीं, कुछ इडियम्स लिख लेते हैं। कोई इंसान बहुत स्ट्रांग है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रांग एज एन ऑक्स, ऑक्स की तरह स्ट्रांग है, उसके पास जो नर्व्स है वो स्टील की है, हैव नर्व्स ऑफ स्टील, इतना स्ट्रांग है वो। और कुछ, इतना स्ट्रांग है वो, मैम हीरोइक रह गया। हाँ, हीरोइक कह सकते हैं, राइट, वेरी नाइस। हीरोइक है मतलब किसी से डरता नहीं, मैम लायन हार्टेड है, वेरी गुड, लायन हार्टेड है, आयरन क्लैड है, फिर इससे एक और वर्ड होता है, स्टाउट हार्टेड है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो डॉन्टलेस रह गया, मैम, राइट, वेरी नाइस, डॉन्टलेस है, स्ट्रॉन्ग। जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव, सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव। वापस आते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज स्कल्डजरी। स्कल्डजरी का मीनिंग है कि आपका बिहेवियर बहुत डिसऑनेस्ट है, मतलब आप सामने वाले के साथ फ्रॉड कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल बिहेवियर, आप सामने वाले के साथ फ्रॉड कर रहे हो। फ्रॉड, ट्रिकरी, डिसीट, एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है शिशानरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में। एंटोनिम्स, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, फेयरनेस है, कैंडर है, कैंडर मीन्स एकदम ऑनेस्टी है, अपराइटनेस है, एकदम ऑनेस्टी है, प्रोबिटी है, एकदम ऑनेस्टी है, मतलब आप कुछ गलत नहीं कर रहे। तो कंपनी ने जो फ्रॉड किया वो एक्सपोज हो गया जब वो इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कंपनी जो फ्रॉड कर रही थी वो क्या हो गया, सबके सामने आ गया। अच्छा, अगर आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, मुझे कुछ इडियम्स बता दो। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पुल अ फास्ट वन, टेक समवन फॉर अ राइड, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मतलब फ्रॉड कर रहे हो। पुट वुल ओवर समवन्स आईज, लीड समवन अप द गार्डन पाथ, इन सारे के सारे इडियम्स का मीनिंग क्या है कि आप सामने वाले के साथ क्या कर रहे हो, आप सामने वाले के साथ फ्रॉड, आप उसको क्या कर रहे हो, डिसीव कर। डिसीव की स्पेलिंग हमेशा याद रखना, ई आई होता है, आई ई नहीं होता, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। अच्छा, कोई चीज सब फ्रॉड है तो उसको क्या बोलते हैं, ये तो इतनी बार एग्जाम में आया कि क्या बताऊं, उसको जितने स्टार मार्क करने करके लिखना, स्मोक एंड मिरर्स। कोई भी चीज स्मोक एंड मिरर्स है मतलब सब कुछ डिसेप्शन है, सब कुछ धोखा है। ये सारे के सारे फ्रेजेस किससे रिलेटेड थे, धोखे से रिलेटेड थे, कि सब कुछ क्या है, धोखा है, सब कुछ फ्रॉड है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड का मतलब क्या, ग्रुप्ड, पास 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 का ग्रुप बना हुआ है, इसका मतलब वो चीजें कैसी हैं, क्लस्टर्ड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। तो चीजें क्या है, इकट्ठी हो रखी हैं एक ही एरिया में। कॉन्ग्रीगेटेड है, को एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है टुगेदर।
तो कंसंट्रेटेड है, एग्रीगेटेड है, साधारण शब्दों में बोले तो यही लिखा हुआ है गैदर्ड है, सब एक साथ है। एंटोनिम्स अलग अलग हो रखी है, स्कैटर्ड है, डिफ्यूज्ड है, अलग अलग है। तो जो प्रॉस्पेरिटी थी वो कहाँ पे एक साथ थी, अमीरी कहाँ पे थी, शहरों में थी, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही थी। गांव में अमीरी नहीं थी, शहरों में अमीरी थी, तो गांव और शहरों के बीच में क्या बढ़ती जा रही थी, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही थी। अच्छा, अब इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर लोग इकट्ठे होते हैं, पास में आते हैं, तो आप वर्ड क्या यूज करते हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आया है, एंड द वर्ड इज हडल। तो हडल करने का मतलब क्या होता है, कम क्लोज टुगेदर, या आप क्या हो गए हो, पास में आ गए हो। अच्छा, ऐसे एक और वर्ड होता है गार्नर। गार्नर करने का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को कलेक्ट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उस चीज को गैदर कर रहे हो। तो हडल और गार्नर दो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आते हैं। हाँ, मस्टर करने का मतलब भी गैदर करना होता है, मस्टर करना इज ऑल्सो गैदर करना। जितने भी वर्ड्स हमने तीनों करे हैं, ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स, सारे के सारे आपके वर्ब्स। अच्छा, एक और फ्रेज मुझे याद आया, बहुत ही अच्छा फ्रेज है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज चीक बाय जॉल। इसका मतलब क्या होता है, वो लोग आपस में बहुत क्लोज है, मीन्स वेरी क्लोज। तो अगर आपको बताना है कि दो चीजें आपस में बहुत क्लोज है, तो आप उसको क्या बोलोगे, चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल मतलब बहुत ही ज्यादा नजदीक है, बहुत ही ज्यादा पास है, पूरी तरीके से मिले हुए हैं, तो हैंड एंड ग्लव्स भी यूज करते हैं। हैंड एंड ग्लव्स का मीनिंग भी क्या होता है कि वो मिलके उन्होंने काम किया है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिले हुए हैं, मीन्स हैंड एंड ग्लव्स है, थिक एज थीव्स भी बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज जेरेमेट। जेरेमेट का मतलब क्या है, सॉरी जेरेमियाड। जेरेमियाड का मतलब क्या है, कंप्लेन। आपने लंबी सी कंप्लेन कर दी। अच्छा, सभी को पता है ना, जो कंप्लेंट होता है ये नाउन होता है ना, जिसमें टी लगता है। यहाँ से बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एरर डिटेक्शन का। कंप्लेन जो होता है ये वर्ब होता है, तो ये वर्ब है और ये नाउन। तो लेमेंट, दुख जता रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो। टायरेट का मतलब होता है बहुत लंबी चौड़ी आपने गुस्से में स्पीच दे दी है। एक वर्ड होता है हैरांग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब भी क्या होता है, लंबी चौड़ी आपने स्पीच देती है सामने वाले को। डायाट्राइब, इसमें भी क्या है, वही चीज, आप एक दूसरे को लंबी चौड़ी स्पीच दे रहे हो, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो एक दूसरे की। इन्वेक्टिव, गंदा गंदा बोल रहे हो एक दूसरे को। तो जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं, सबका मीनिंग क्या है कि आप बहुत ज्यादा खराब खराब बोल रहे हो एक दूसरे को, मतलब दोनों के प्रति मन में एक दूसरे को लेके खराब फीलिंग्स है। एंटोनिम्स, तारीफ कर रहे हो, कमेंडेशन तारीफ कर रहे हो, अप्रिसिएशन तारीफ कर रहे हो, अपलॉज तारीफ कर रहे हो, अक्लेम तारीफ कर रहे हो, यूलॉजी तारीफ। तो उसकी जो स्पीच थी वो एक कंप्लेन में कन्वर्ट हो गई, इस चीज को लेके कि कंट्री में जो वैल्यूज हैं कैसे कैसे कम होती जा रही है। तो उसकी जो स्पीच थी वो क्या बन गई, उसकी स्पीच एक कंप्लेन बन गई, और उसने खूब सारी कंप्लेंट करी। तो ये जितने वर्ड्स थे, इन्वेक्टिव, डायट्राइब, हैरांग, टायरेड, सबका मीनिंग था आपने बहुत खराब खराब बोला है सामने वाले। अगला वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब क्या है, किसी चीज की कमी है। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। मतलब कोई चीज बहुत कम है, उस चीज की कमी है। डर्थ है, स्कैरसिटी है, डेफिशिएंसी है, लैक है, मतलब उस चीज की कमी है। अबंडेंस है, भर भर के है, प्रोफ्यूजन है, बहुत है, प्लेनिट्यूड में है, बहुत है, कोपियसनेस है, मतलब वो चीज बहुत है। तो जो कमी है, कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश की कमी है। रिलायबल मीन्स विश्वसनीय, या विश्वास कर सकते वो भी होगी। तो जो बारिश की कमी है, इसकी वजह से फार्मर्स को फोर्स होना पड़ा। कंपेल्ड मीन्स फोर्स्ड, कि उनको अपनानी पड़े नई नई तरह की इरिगेशन टेक्निक्स। क्यों, क्योंकि बहुत कमी है बारिश की। अच्छा, किसी चीज की बहुत कमी होती है, क्या बोलते हैं, फ्यू एंड फार बिटवीन है वो चीज, मतलब वो चीज बहुत कम है। लाइक हेन्स टीथ, हेन के ना दांत बहुत कम होते हैं, तो कोई चीज अगर हेन्स टीथ के जैसी है, मतलब बहुत कम है। थिन ऑन द ग्राउंड है,
ग्राउंड पे बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, इन सब का मतलब है कि वो चीज़ क्या है, अ ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप इन द ओशियन भी बोलते हैं एंड ड्रॉप इन द बकेट भी बोलते हैं। मतलब वो चीज़ कैसी है, वेरी लेस है। अच्छा, जितनी है बहुत कम है लेकिन आप उसी से सरवाइव कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल। ये बहुत सारे लोग करते हैं। आपका कोलगेट खत्म हो गया, अब आपके पास अगला कोलगेट खरीदना है, बट उससे पहले आप क्या करते हो, उसको काटते हो और उसके नीचे की तरफ जितना भी बचा हुआ होता है उसको खुरच खुरच के निकालते हो। तो स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल मीन्स यूज द लास्ट रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। जो भी अवेलेबल है आखिरी में, आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो। दैट मीन्स स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल। कितने लोग करते हैं इस चीज़ को? तो जितना है उसे मैनेज कर रहे हो। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज परफिडियस। जब भी ये वर्ड आता है मुझे गाना याद आता है, तू बेवफा है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, तू बेवफा है। तो लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैम ऐसा मैंने अभी अभी फेस वॉश के साथ किया है। चलो वेरी नाइस। डिसीटफुल धोखा, डिसलॉयल अनट्रस्टवर्दी, मतलब आप धोखा दे रहे हो किसी को, परफिडियस हो। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है परफिडी और एक वर्ड होता है इनफिडेलिटी। इन दोनों का मतलब क्या होता है, बेवफाई। इन दोनों में रूट वर्ड है फाइड। फाइड और क्रेड दो रूट वर्ड होते हैं जिनका मतलब होता है विश्वास, बिलीफ। तो ट्रेचरस हो आप, फेथलेस हो, डिसीटफुल हो, मतलब क्या हो, धोखेबाज हो। एंटोनिम्स लॉयल हो, वही बहुत बहुत फेथफुल हो, ट्रस्टवर्दी हो, आप पे विश्वास किया जा सकता है, रिलायबल हो, विश्वास कर सकते हो। तो जो धोखेबाज मिनिस्टर था उसने राजा को धोखा दिया अपने खुद के फायदे के लिए, मीन्स उसने राजा को धोखा दे दिया। इसका एक इडियम इतनी बार एग्जाम में आया ना, क्या बताऊं, एंड दैट इज थ्रो समवन अंडर द बस। अभी एक दो दिन पहले भी हमने इसका इडियम किया था। ये थ्रो समवन अंडर द बस का मतलब कि आपने अपने फायदे के लिए दूसरे को कुर्बान कर दिया। सेक्रीफाइस समवन फॉर योर बेनिफिट, मीन्स कुर्बानी कर दिया। सेल समवन डाउन द रिवर, मतलब उस इंसान को आपने क्या किया, उस इंसान को आपने धोखा दिया, बिट्रे किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, धोखेबाज होते हैं। जब आपका समय अच्छा होगा आपके दोस्त रहेंगे, जब आपका समय अच्छा नहीं होगा आपको छोड़ देंगे। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स अ फ्रेंड हु इज नॉट अवेलेबल व्हेन यू हैव सम डिफिकल्टी। अ फ्रेंड हु वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब क्या होता है, गायब होना, इन डिफिकल्ट टाइम्स। मुश्किल के समय में ऐसा दोस्त क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा, कुछ इडियम्स और बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं, कहते हैं लीव समवन इन द लर्च। लीव समवन इन द लर्च का मतलब भी क्या है कि आपने बीच में ही उसे छोड़ दिया, अबैंडन समवन इन डिफिकल्टी। ये लीव का एक और है, लीव समवन हाई एंड ड्राई। लीव समवन हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, उसके पास कुछ नहीं बचा, वो खाली हो गया है और आपने उसको छोड़ दिया, मीन्स अबैंडन कर दिया उसे, और उसके पास कुछ भी नहीं, मतलब उसके पास कोई मदद नहीं है, विदाउट हेल्प, मीन्स आपने उसको क्या किया, छोड़ दिया। फिर एक और इडम बहुत बार एग्जाम में आता है, जुडास किस। जुडास किस का मतलब क्या होता है कि आप सामने से तो उस इंसान को किस कर रहे हो लेकिन आपने उसे धोखा दिया है। मतलब आपका प्यार, आप अपना प्यार दिखा रहे हो धोखा देने के बाद, मीन्स एन अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स प्यार, दैट हाइड्स योर बिट्रेयल। ऐसा प्यार जो आपके बिट्रेयल को, आपके धोखे को छुपा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जुडास किस। अच्छा, एक और इडियम बहुत बार एग्जाम में आता है, प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या है,
या बहुत केयरलेसली एक्ट कर रहे हो, एक्ट केयरलेसली, पास्ट मतलब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। चलो, मजा आ रहा है पढ़ने में सभी को? यस और नो माई चैनल। हाँ जी, आ जाते हैं वापस, कहाँ पे थे हम यहाँ? नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन मीन्स अवेयरनेस हीज, अनअवेयरनेस हीज, मतलब कोई आपको जानता ही नहीं है। ऑब्लिवियन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है एंड दैट इज ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मीन्स आप इग्नोरेंट हो, आपको पता ही नहीं है। तो कोई अगर ऑब्लिवियन में चला गया, सब उसको भूल चुके हैं। ऑब्सक्योरिटी, क्लैरिटी नहीं है। एनिहिलेशन, तबाह हो चुका है। इरेजर, खत्म हो चुका है। एंटोनिम्स नहीं, अभी भी बहुत पॉपुलर है, अभी भी लोग उसको जानते हैं, लोग उसको हमेशा हमेशा के लिए जानते हैं। तो बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी, अब लोग उनको भूल चुके हैं, सिर्फ छोटे छोटे से सबूत रह गए। तो सिविलाइजेशंस को लोग क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं, वो ऑब्लिवियन में जा चुकी हैं। दो वर्ड्स एग्जाम में बहुत बार आते हैं इसके एडजेक्टिव फॉर्म्स में अगर हम बात करें तो। एक वर्ड आता है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मीन्स आप अवेयर हो, आपको पता है उसके बारे में। और दूसरा आता है ऑब्लिवियस, मतलब आप अनअवेयर, आपको उसके बारे में नहीं पता। इसमें रूट वर्ड है कॉग्न। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग होता है नॉलेज। ये सारे रूट वर्ड्स तो आपको आते होंगे, है ना? वो कैप प्रोडिजी बुक्स अभी तो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो वो कैप प्रोडिजी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है, उसमें रूट वर्ड्स दे रखे हैं ये सारे। तो वो रूट वर्ड्स सबके टिप्स पे होने चाहिए, वो रूट वर्ड्स आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। रूट वर्ड्स याद होंगे तो बहुत बार ऐसा होगा आपको वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता होगा, तब भी आप उस वर्ड का मीनिंग निकाल लोगे। तो वो कैप प्रोडिजी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, सॉरी एवरीवन, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्नोसेंट। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत नॉलेज है। सॉरी एवरीवन, कनॉइशर, इसकी ना स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखना, इसकी स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में आती है। तो कैसे इसकी स्पेलिंग याद रखोगे? कॉन नॉइस श्योर। तो ऐसे ब्रेक कर करके किसी भी चीज़ की स्पेलिंग याद करोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जैसे एक वर्ड है, उसकी स्पेलिंग में बताती हूँ मैंने कैसे याद करी थी। सुपर कैली फ्रैजिलिस्टिक, देखो तोड़ तोड़ के, सुपर कैली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डोशियस। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या था? सुपर कैली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डोशियस। इस वर्ड का मीनिंग था कि वो चीज़ बहुत ही बढ़िया है, वंडरफुल है। तो जब भी किसी चीज़ की स्पेलिंग याद ना हो, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। चलिए, चलिए वापस आते हैं। तो एफिशियोनाडो सेवेंट, मतलब आपको बहुत नॉलेज है, आपको हद से ज़्यादा नॉलेज है। एंटोनिम्स नियोफाइट, एकदम नए नए हो। टायरो, कुछ नहीं पता। इग्नोरामस, कुछ नहीं पता, मतलब एकदम नए नए हो ना। कोई इंसान नया नया होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, उसके लिए क्या ईडियम यूज करते हैं? वेट बिहाइंड द ईयर, मतलब उसको कुछ नहीं पता। वो इंसान कैसा है? ग्रीन है, उसको कुछ नहीं पता। वो इंसान कैसा है? लाइक अ बेब इन द वुड्स है, मतलब उस इंसान को कुछ भी नहीं आता। तो वो बहुत ही रिनोन्ड पर्सन है क्लासिकल आर्किटेक्चर का, उसको बहुत नॉलेज है। तो उसने अलग अलग डिज़ाइन के इन्फ्लुएंसेस को ढूंढा जो हिस्टोरियंस भी नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्रैंजिबल। लास्ट में IBLE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। रिफ्रैंजिबल है जो आसानी से टूट जाए। आप लोग कभी कभी कहते हो कि मैम हमारा दिल बहुत आसानी से टूट जाता है, दिल रिफ्रैंजिबल है, इजीली ब्रोकन, शैटर्ड या फिर फ्रैक्चर्ड। सॉरी एवरीवन, वंस अगेन, आज तो पता नहीं क्या हो गया है। 1 सेकेंड।
हाँ जी, फ्राइबल है, ब्रिटल है, फ्रिजाइल है, मतलब बहुत आसानी से टूट जाता है। एंटोनिम्स, सॉरी, एंटोनिम्स रेजिलियंट है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, नहीं टूट रहा, अनब्रेकेबल है, नहीं टूट सकता। तो म्यूजियम ने बचा के रखा इतना आसानी से टूटने वाला ग्लास के जो सामान था उसको बहुत केयर करा, जिससे कि कोई भी इरिवर्सिबल डैमेज ना हो, ऐसा डैमेज ना हो जिसको फिर ठीक ना कर सको। तो उन्होंने क्या किया, बहुत उसको प्रोटेक्ट करके रखा। एक्चुअली हुआ क्या ना, चेन्नई में गर्मी थी बहुत, यहाँ देहरादून में बहुत ठंड है, तो वेदर चेंज हो गया, जिसकी वजह से जब भी वेदर चेंज होता है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इनेनली। ये बच्ची कैसी है, इनेन है, बेवकूफ सी है। तो इनेन का मतलब क्या होता है, बेवकूफ। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाओगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो बहुत ही सेंसलेस, फुलिश है। पैटुअस भी बेवकूफ, वैकुअस भी जिसका दिमाग खाली है, इम्बिकाइलिकली मीन्स बेवकूफ सी है। एंटोनिम्स बहुत सोच समझ के काम कर रही है, बहुत प्रूडेंट है, बहुत सेंसिबल है। तो बार बार वार्निंग्स के बावजूद भी जो एग्जीक्यूटिव था उसने बेवकूफ़ी तरीके से हर चिंता को डिसमिस कर दिया। फिर कंपनी को क्या हुआ, कंपनी का डेटा सारा चोरी हो गया। अच्छा, कोई इंसान अगर बेवकूफ़ होता है उसको क्या बोलते हो, हैव यू लॉस्ट योर मार्बल्स, लूज वंस मार्बल्स, मतलब नटवट ढीला हो गया क्या तुम्हारा, हिंदी में बोलते हैं नटवट ढीला हो गया है क्या। हैव अ स्क्रू लूज, कोई स्क्रू स्क्रू लूज हो गया है क्या, मतलब क्यों पगला से गए हो। गो बनानाज, पगला से क्यों गए हो, गो नट्स, क्यों पगला गए हो। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है कि आप क्या हो गए हो, एकदम पगला से गए हो। चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। कमी है, पॉसिटी मीन्स स्कैरसिटी है, तो रिसोर्सेज की कमी है लेकिन डिटर्मिनेशन बहुत था। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 5,000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, तो जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। 5,000 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। आज की कहानी है स्नोई की। तो स्नोई एक छोटा सा रैबिट था जो एक फॉरेस्ट में रहता था, जहाँ पे एक बहुत ही डिबिलिटेटिंग, मतलब कमजोर बना देने वाला सूखा पड़ा। तो सारे के सारे जितने भी वेजिटेशन थे, पेड़ वेड़ थे, क्रॉप्स वगैरह थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो एनिमल्स डर गए कि खाने की कमी हो जाएगी और पानी की भी कमी हो जाएगी। तो इस चीज से क्या हुए, एनिमल्स जो है डर गए। आज की कहानी किसकी है, आज की कहानी राइट स्नोई की है। चलो आगे बढ़ते हैं। हंग्री क्रिएचर्स जो थे, जो भूख से मर रहे थे क्रिएचर्स, वो इकट्ठे हुए, क्लस्टर्ड मींस इकट्ठे हुए पॉन्ड के पास। एक धोखेबाज फॉक्स ने अब उसका पानी अपने डेन की तरफ डाइवर्ट कर दिया। उसने क्या किया, धोखा दिया। स्कल्डर्जी का मीनिंग क्या है, धोखा दिया। बहुत सारे एनिमल्स तो कंप्लेन करने लग गए, जेरेमियाड मींस कंप्लेन, वो कंप्लेन करने लग गए अपनी खराब किस्मत को लेके। कुछ लोग हंसने लग गए स्नोई पे, क्योंकि स्नोई ने वादा किया कि मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। तो फॉरेस्ट को वो अब ओब्लिवियन में नहीं डिसअपियर होना चाहता था। ओब्लिवियन मीन्स कि आप भूल जाओ, नहीं वो नहीं चाहता कि कोई फॉरेस्ट को भूले। तो स्नोई ने फॉक्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो किया और उसको एक हिडन चैनल मिला और एक बहुत ही फ्रेजाइल मीन्स टूटने वाला क्रिस्टल मिला जो सनलाइट को बेंड कर रहा था, और उससे उसे छुपा हुआ एंट्रेंस मिल गया उसके डेन का। एक बूढ़ा आउल था जिसको मानते थे कि उसको सारी की सारी नॉलेज है, कॉग्नोसेंटर में जिसको सारी नॉलेज हो, उसको सारी नॉलेज थी रास्तों की और स्प्रिंग्स की। उसने स्नोई की डिस्कवरी को एग्जामिन किया और उनको हेल्प किया जिससे कि वो पानी की तरफ पहुंच जाए। तो फॉक्स ने जो धोखा दिया था वो सबके सामने आया और फॉरेस्ट फिर से फर्टाइल हो गया, और स्नोई ने प्रूव कर दिया कि करेज, इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन जो है कमियों को खत्म कर सकता है। तो बस करेज होना चाहिए जिंदगी में, है ना, कि बस ठान लो कि मुझे करना है तो करना है, आप बहुत आराम से कर लोगे। तो रिसोर्सेज अगर कम भी है तब भी आप हार नहीं सकते। कौन लोग नहीं हार सकते, जिनके पास करेज है, जिन्होंने ठान लिया है। छोटे से छोटा इंसान भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बस डिटर्मिनेशन होना चाहिए और करेज होना चाहिए। ये सारे के सारे वर्ड्स आप टेलीग्राम चैनल से रिवाइज करोगे। इंग्लिश विद निमिषा बसु टेलीग्राम चैनल पे आपको ये वोकैबुलरी मिल जाएगी। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पैसिफिस्ट, जो इंसान शांति को फैलाता है,
जो इंसान शांति प्रिय होता है, जो कहता है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उनको क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट। महात्मा गांधी क्या थे? पैसिफिस्ट थे। पैंथेइज्म, पैन का मतलब होता है ऑल, थियो का मतलब होता है गॉड। तो पैंथेइज्म मीन्स ये फिलॉसफी, भगवान सब जगह है। तो भगवान सब जगह है, सब कुछ भगवान है, हर किसी में भगवान है। इस फिलॉसफी को क्या बोलते हैं? पैंथेइज्म। रेक्ल्यूस, जो अकेला रहता है। तो ऐसा इंसान जो अकेला रहता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्ल्यूस। ये वर्ड्स बताते हैं कि वो वर्ड कितनी बार एग्जाम में आया है। रेथ वर्ड बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। इसका मतलब क्या होता है? आपने फ्लावर से जो पूरा का पूरा रिंग बनाया है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा, तो फ्लावर्स की एक रिंग बना के लेके जाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रीथ। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। हैमर आउट, अब बहुत डिस्कशन कर लिया, अब कुछ बनाते हैं। तो हैमर आउट का मतलब क्या है? फाइनली डिस्कशन के बाद आप किसी अग्रीमेंट पे पहुंचे हो, कोई चीज बना रहे हो, उसको बोलते हैं हैमर आउट। तो इतनी सारी मीटिंग्स के बाद दोनों कंपनीज ने एक डील को बना लिया, हैमर आउट कर लिया। हैंड बैग वापस कर देना, तो लाइब्रेरी बुक हैंड बैग कर देना मतलब वापस कर देना, रिटर्न कर देना। हैंड डाउन, दादाजी ने पापा को दिया, पापा ने आपको दिया, आप अपने बच्चों को दोगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को देंगे। तो हैंड डाउन करना, हैंड डाउन मीन्स ऊपर की जनरेशन से जो नीचे की जनरेशन को दिया जा रहा है, हैंड डाउन करना। तो मेरी ग्रैंड मदर ने अपना इतना सुंदर नेकलेस मेरी मदर को हैंड डाउन किया। हैंड इन, सबमिट करना। ऑल ऑफ यू शुड हैंड इन योर असाइनमेंट्स। हर किसी को अपने असाइनमेंट्स क्या करने चाहिए? हैंड इन करने चाहिए, सबमिट करने चाहिए। ईडियम्स पे आते हैं। टू हैंग बाय अ थ्रेड, इसका मतलब क्या है? बहुत रिस्की है, कभी भी धागा टूट सकता है ना, कभी भी धागा टूट सकता है। इसका मतलब जो चीज है वो कैसी है? वो चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की है। टू प्ले रशियन रूलेट, रूलेट क्या है? गेम होता है। तो वो गेम बड़ा रिस्की होता है, तो मतलब बहुत रिस्की काम कर रहे हो आप। टू प्ले रशियन रूलेट। स्केटिंग ऑन थिन आइस भी रिस्की काम होता है ना? बहुत ही पतली आइस पे स्केट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो वेरी रिस्की। जैम में हो मतलब बहुत मुश्किल में हो, बहुत मुश्किल सिचुएशन में हो। पिकल में हो, उसको अचार में हो या जैम में हो, बहुत मुश्किल सिचुएशन में हो। डेड एंड आ गया मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आगे कहाँ बढ़ूं, आपने वॉल हिट कर दिया। हिट द वॉल, हिट द वॉल या फिर फेस अ डेड एंड, आपको समझ नहीं आता मैं आगे कहाँ जाऊं, कोई रास्ता ही नहीं आगे आने का। स्टिक का गलत, रॉन्ग एंड पकड़ लिया मतलब आप खराब सिचुएशन में, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने तो स्टिक को पकड़ लिया बट गलती से उल्टा वाला आ गया, मीन्स आप एक खराब सिचुएशन में फंस गए हो, हालांकि आपकी कोई गलती नहीं थी। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? ये वाली स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। आज का आर्टिकल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स रीड इट। अच्छा, आज सैटरडे है, आज भी आपकी परफेक्शन की क्लास होगी और कल भी आपकी परफेक्शन की क्लास होगी, है ना? तो सैटरडे संडे दोनों दिन आपकी परफेक्शन की क्लास होगी, क्योंकि आपकी वीक में स्टार्टिंग में क्लासेस नहीं हुई थी। आज एडिटोरियल हुआ है, कल भी मैं आप लोगों की सुबह क्लास लूंगी, तो यूट्यूब पे भी कल भी क्लास होगी। तो मेक श्योर करना कि सभी लोग संडे ना मनाएं और क्लासेस को अटेंड करें। जितने लोगों ने परफेक्शन ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं आज के आज। आपका NB60 कोड लग जाएगा और आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ 1399 में शायद ना, हाँ इतने में आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे, बाकी डिटेल्स मैं लास्ट में दे दूंगी। प्रूडेंट का मीनिंग होता है बहुत ही केयरफुल, तो बहुत ही केयरफुल अप्रोच है। RBI ने की जो इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी है उसकी जो मीटिंग हुई उसके बारे में बात की जा रही है। इंटरेस्ट रेट समझते हो क्या होता है? इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि RBI जिस रेट पे बाकी बैंक्स को पैसा देगी, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो RBI जितना भी बैंक्स को पैसा दे रही है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिस ब्याज दर पे, उसको रेपो रेट बोलते हैं। फिर वही बैंक्स जो है इसी से इन्फ्लुएंस होकर आगे कस्टमर को भी देती है। तो RBI क्या करती है? अपनी हर मीटिंग में रेपो रेट को फाइनलाइज करती है कि मुझे कम करना है या बढ़ाना है या सेम रखना है, तो उसी मीटिंग की बात होने जाती है। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज लिटिल रूम, लिटिल मीन्स ना के बराबर, रूम मीन्स जगह, ना के बराबर जगह थी, मतलब ना के बराबर चीजें थी। फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी जो है, जो इंटरेस्ट रेट फाइनलाइज करती है उस कमेटी के लिए, कि वो मैन्योवर करे। मैन्योवर का मतलब वैसे क्या होता है? एक्सरसाइज करना। यहाँ पे मैन्योवर का मतलब क्या है? कि वो कुछ भी एक्शन ले। तो वो कुछ भी एक्शन ले, उसकी क्या थी? जगह ही बिल्कुल भी नहीं थी। ड्यूरिंग इट्स मीटिंग, उनकी मीटिंग के दौरान, इन अर्ली ऑगस्ट, एलिवेटेड, बहुत बड़े हुए थे ग्लोबल क्रूड प्राइसेस। दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे पिछले कुछ महीनों से। इसकी वजह से क्या हुआ था? जो रिटेल इन्फ्लेशन था, जो महंगाई थी, वो बढ़ गई थी, और सेंट्रल बैंक का जो 4% टारगेट था उससे ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो हेडलाइन सीपीआई, मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था जिसे महंगाई नापी जाती है, वो 4.38% हो गया था जून में, जो कि अभी की सीरीज में सबसे ज़्यादा है। जो आउटकम था, आउटकम का मतलब क्या? रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आया इस चीज का, वो क्या था? वॉज अ फोरगॉन कंक्लूजन। फोरगॉन कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फोरगो का मतलब होता है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं, मतलब वो एक तरीके से हम चाहते नहीं थे ऐसा होना। तो जो रिजल्ट आया वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, फोरगॉन कंक्लूजन था। लीडिंग द आरबीआई, आरबीआई चाहता नहीं था ऐसा, लेकिन आरबीआई को करना पड़ा कि उसको रेपो रेट चेंज नहीं करना पड़ा। वो 5.25 पे ही उसने छोड़ दिया फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग। चौथी लगातार मीटिंग हुई है, और पिछली 3 मीटिंग से रेपो रेट चेंज नहीं हुआ था। इस वाली मीटिंग में भी रेपो रेट चेंज नहीं हुआ। समझते हो आप कि रेपो रेट चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मान लो कि अभी 5.25% पे आरबीआई ने बाकी बैंक्स को पैसा दिया। ठीक है, चलो, बाकी बैंक्स को पैसा मिल गया, बाकी बैंक्स ने आगे कंज्यूमर को दे दिया। मान लो अगर आरबीआई ने क्या किया होता, इसको बढ़ा दिया होता, इसका मतलब पैसा अब बैंक्स को महंगा मिल रहा है, मतलब कस्टमर को भी पैसा महंगा मिल रहा है। पैसा महंगा मिल रहा है तो लोग लोन्स नहीं लेंगे, लोग लोन्स नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी नीचे जाएगी। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होगा? महंगाई भी कंट्रोल होगी। महंगाई कंट्रोल क्यों होगी? क्योंकि पैसे का फ्लो ही नहीं है। तो जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है, फ्लो ऑफ मनी कम हो जाता है। फ्लो ऑफ मनी कम हो जाता है तो इससे ग्रोथ कम हो जाती है और इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है, महंगाई भी कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होता सामान खरीदने। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर रेपो रेट को सरकार कम कर देती, आरबीआई कम कर देता है, रेपो रेट कम हुआ, इसका मतलब क्या है? कि अब पैसा सस्ता मिल रहा है, कम ब्याज दर पे मिल रहा है। पैसा सस्ता मिल रहा है, हर कोई ले लेगा। सस्ता लोन मिल रहा है, हर कोई ले लेगा। इसका मतलब है फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाता है। तो रेपो रेट कम करने से क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाता है। फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाता है तो बिजनेसेस भी खूब इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेसेस खूब इन्वेस्ट करते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करने लगती है। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? महंगाई भी बढ़ जाती है। महंगाई क्यों बढ़ती है? क्यों? सबके पास पैसा है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है चीजों की, क्योंकि पैसा सबके पास है, तो महंगाई भी बढ़ जाती है। तो इसलिए आरबीआई ने क्या बोला कि मैं इस बार कोई चेंज नहीं कर रहा, ना कम कर रहा ना बढ़ा रहा। आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनका जो इस कमिटी की मीटिंग के बाद स्टेटमेंट आया, वो बताता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसका जो प्रिंसिपल कंसर्न है, मेन चिंता जो है, एज फॉर सम नाउ टाइम नाउ, कुछ समय तक उनकी मेन चिंता क्या है? उनकी मेन चिंता है कि हमें रोकना है, कंटेन करना है, मीन्स कंट्रोल करना है। हमें क्या कंट्रोल करना है? द फॉल आउट। फॉल आउट मीन्स इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट आ रहा है, माउंटिंग मीन्स इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई। तो हमें कंट्रोल करना है इम्पैक्ट, कि जो अनसर्टनिटीज चल रही है दुनिया भर में, जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो रही हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में, हमारी चीज़ों में कम से कम पड़े। उनका मेन मकसद ये है। अभी जो डॉलर रुपये का स्वैप किया आरबीआई ने, और जो डिसीजन किया उन्होंने कि जो हेजिंग कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे ऑन फ्रेश फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट, दोनों के दोनों ना, ये डॉलर रुपी स्वैप कह लो और ये जो कह लो, ये मतलब बेसिकली ना, ये बहुत फिनेंशियल वर्ड्स हैं जो किए जाते हैं जब रुपी बहुत डेप्रिशिएट कर रहा होता है, रुपी बहुत गिर रहा होता है, और हम चाहते हैं कि रुपी गिरे ना। जैसे $1 पहले कुछ 70-75 आता था, फिर वो बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया। तो अब गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहता है कि हमारा रुपया और डेप्रिशिएट ना हो, तो जो वो कदम उठाते हैं वो डॉलर रुपी स्वैप करते हैं। तो जो आरबीआई ने ये किया, तो वो एक क्लियर दिखाता है कि आरबीआई का फोकस क्या है। तो आरबीआई का फोकस क्या है? आरबीआई का फोकस है
कि बाहर की दुनिया में जो अनसर्टेनिटीज हो रही हैं, बाहर की दुनिया में जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो रही हैं, इस सब का इम्पैक्ट हमारी इंडिया पे ना पड़े, इसलिए आरबीआई ने ये सारी चीजें। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। मैम हेजिंग कॉस्ट क्या होता है? देखो बहुत ऊपर ऊपर से समझाती हूँ। जैसे इंश्योरेंस होता है ना, वो एक तरह का हेजिंग कॉस्ट मैकेनिज्म होता है। मान लो कोई इंसान है जिसने एक गाड़ी खरीदी, वो चाहता है कि मेरी गाड़ी जब अगर चोरी हो गई बाई चांस या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो मुझे ना बहुत पैसा देना पड़ जाएगा, मुझे बहुत पैसे का नुकसान होगा। तो वो क्या करता है, अपनी कॉस्ट को हेज करता है। अपनी कॉस्ट को हेज करने का मतलब क्या है कि मैं ना इंश्योरेंस में थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल दे दूंगा, जिससे कि कोई फ्यूचर में बड़े लॉस से मैं प्रोटेक्टेड हो जाऊं। तो फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। उसको बोलते हैं हेजिंग कॉस्ट। चलो, अब जो आरबीआई का मकसद है वो टू फोल्ड है। इसका मतलब क्या है, दो चीजें हैं उसमें। दो चीजें कौन कौन सी हैं? टू मेंटेन एडिक्वेट डोमेस्टिक लिक्विडिटी, हमारे पास अच्छी खासी लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, हमारे पास फ्लो ऑफ मनी हो, कैश फ्लो हो। तो हमारे पास अच्छा खासा कंट्री में कैश का फ्लो हो। जैसे जैसे रुपी वीकन हो रहा है, इसके दौरान कैपिटल आउटफ्लोज, हमारी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, हमारी कंट्री के लोग पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, इसकी वजह से रुपी कमजोर पड़ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आरबीआई का, कि हम लिक्विडिटी मेंटेन करें, हमारी कंट्री में पैसा बना रहे। वाइल शोरिंग अप मीन स्ट्रॉन्ग बनाना। हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग बनाए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो डॉलर वगैरह की डॉलर्स हैं, उनको भी हम स्ट्रॉन्ग बनाए। एज द मर्चेंडाइज इंपोर्ट बिल, क्योंकि जो इंपोर्ट का बिल है वो स्वेल ऑन करता है, वो इंक्रीज करता जा रहा है। किसके बैक पे? बैक का मतलब यहाँ पे रीजन है, किस कारण की वजह से, कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको इसका रीजन बता रही हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ इस लाइन को। मान लो कोई चीज $2 की है, अब अगर $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है, तो हमें वो चीज कितने की पड़ेगी? 160 रुपए की पड़ेगी। अब मान लो $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज हो गया, हमें वो चीज कितने की पड़ी? 180 रुपए की पड़ी। तो महंगाई उस चीज में नहीं आई है, वो चीज पहले भी $2 की थी, आज भी $2 की है, लेकिन हमारा इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रुपी वीकन हो गया। तो रुपी वीकन होने की वजह से हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं, अब देखो इस लाइन को समझो, रुपी वीकन होने की वजह से जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है इसकी वजह से भी। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली रुपी को वीकन नहीं होने देना है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अपने आप बना के रखने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं अब $700 बिलियन हैं हमारे पास लगभग। जबकि जो FCNR-B डिपॉजिट्स हैं, ये भी कुछ टर्म होगा, ये भी हमारे पास $40 बिलियन है, और ये उम्मीद है कि बढ़ेंगे इस स्कीम के क्लोज होने से पहले। जो रुपी है, जो अभी तक सबसे गंदा परफॉर्म कर रहा था, सबसे गंदी परफॉर्मिंग एशियन करेंसी थी, वो रिकवर हुई है, वो लगभग 95 रुपीज के आसपास आ गई है। 95 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 95 रुपीज। हाउएवर, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, उसने जो असेसमेंट किया, उसने जो इवैल्यूएशन किया कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, जो महंगाई है, वो अभी तक ब्रॉड बेस्ड नहीं है। ब्रॉड बेस्ड नहीं है मतलब सारे आइटम पे महंगाई नहीं है अभी,
ज्यादातर जो महंगाई है वो कन्फाइंड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड है। ज्यादातर महंगाई अभी कहां पर है? फूड में है, खाने पीने के सामान में और पेट्रोल डीजल में है। तो ये बात अभी प्री मैच्योर है, ये बात अभी कहना सही टाइम नहीं है उस बात को कहने। फ्यूल कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, तो सारे सेक्टर्स महंगे होते हैं क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है, चाहे वो फूड हो, ट्रैवल हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर महंगा होता है। महंगाई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में डबल से ज्यादा हो गई है, 4.31% हो गई है जून में, जबकि मई में 1.75% थी। समझ आया सभी को? अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? हालांकि सेंटर ने कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस को कम किया है फॉर अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ, कॉन्जिक्यूटिव मींस बैक टू बैक, तो मतलब जून में भी कम किया था, जुलाई में भी कम किया है। अब लेकिन ये अनरियलिस्टिक है, ये बात प्रैक्टिकल नहीं है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो ईटरीज हैं जहाँ पे लोग खाना खाने जाते हैं वो इन सेविंग्स को कस्टमर तक पास कर देंगे। तो सरकार ने तो एलपीजी का प्राइस कम कर दिया कमर्शियल वाला जो रेस्टोरेंट्स में यूज होता है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये बात नहीं पता। जो पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गाड़ियां वगैरह बनाते हैं, इन्होंने भी प्राइस बढ़ा दिया इस साल। क्यों? क्योंकि इनकी इनपुट जो ये सामान लेते हैं बाहर की कंट्री से वो महंगा हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हो सकता है कि एक अग्रीमेंट हो जाए, ट्रूस मीन्स लड़ाई खत्म हो जाए, और एक अग्रीमेंट हो जाए, ड्यूरेबल मीन्स जो लंबा चले, जिससे कि रास्ता खुल जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। लेकिन जो यूक्रेन वॉर चल रही है अभी तक, ये अभी तक खतरे में डाल रही है जो सामान हमारे पास रशिया से आता है, वो प्रॉब्लम है क्योंकि यूक्रेन वॉर अभी तक चल रही है और रशिया ही इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हम रशिया से लेते हैं। इवन सो फिर भी इसके बाद भी जो आरबीआई का डिसीजन है कि हम ग्रोथ को सबसे ऊपर रख रहे हैं और साथ के साथ हम केयरफुल भी हैं महंगाई को लेके, दुनिया भर में जो सप्लाई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको लेके, ये अंडरपिन्ड है। अंडरपिन्ड का मतलब क्या? सपोर्टेड। ये किस चीज से सपोर्टेड है? कि इंडिया में अभी जो है डोमेस्टिक फंडामेंटल्स अच्छे चल रहे हैं, मतलब हमारे परफॉर्मेंस अभी ठीक अच्छी चल रही है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो हम सामान बाहर कंट्रीज में भेजते हैं वो बढ़ गया है, 15.5% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर, जून में पिछले साल से और इस साल का कंपेयर करें तो। कंजम्पशन डिमांड, जो लोग सामान खरीद रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो भी स्ट्रॉन्ग है, डिमांड खूब अच्छी है। और जो पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में वो भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। गवर्नर मल्होत्रा जी जो है वो जो उनका जो असर्शन है, उनकी जो बात है कि जो फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन है कि आगे वो क्या डिसीजन लेंगे वो डिपेंडेंट होगा डेटा में, जिस तरह का डेटा आएगा उसके हिसाब से वो डिसीजंस लेंगे। और जो आरबीआई है वो एक वेट एंड वॉच अप्रोच यूज करेगी कि मतलब वेट करेगी क्या होता है उसके हिसाब से डिसीजन लेगी। ये जो है सही बात है, ये एकदम प्रूडेंट में सबसे केयरफुल कोर्स में रास्ता है। तो ऑथर ने ना पॉजिटिव टोन रखी है लास्ट में कि बढ़िया है, डिमांड अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो रहा है, सब चीजें बढ़िया है, आरबीआई ने कदम भी सही उठाया है। समझ आया पैसेज सभी को? चलिए, लेट्स मूव टू द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नाउ। ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। कौन सी बात है जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लेके है और आसपास की कंडीशंस को लेके? सेंट्रल बैंक को लगता है कि जो बाहर की सर्टेनिटीज हैं वो ज्यादा चिंता वाली बात है, अभी के तुरंत एडजस्टमेंट से, सही बात है, उनको लगता है कि बाहर की अनसर्टेनिटी ज्यादा चिंता वाली बात है। आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं वो बताता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ रेपो रेट को ही नहीं करना होता, बाकी चीजें भी करनी होती है, सही बात है। जो रेपो रेट उन्होंने चेंज नहीं किया वो बताता है कि आरबीआई का कॉन्फिडेंस है कि महंगाई जो है एकदम खत्म हो गई है, नहीं, ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि महंगाई एकदम खत्म हो गई है। तो आंसर इज बी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जो बढ़ते रहे हैं रिजर्व्स और ये जो डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, इनको बताया है कि आरबीआई की स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है, ऐसे इंडिकेटर्स की तरह दिखाया गया है, सही बात है। पैसेज कहता है कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, नहीं। जो रुपी एप्रिशिएट हुआ है वो हुआ अकर किया है डिस्पाइट अर्लियर वीकनेस अमंग एशियन करेंसीज। हाँ, पहले रुपी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन अब रुपी ने थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्म किया है, ये भी लिखा हुआ था। तो आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। अगला, कौन सा कंक्लूजन है जो पैसेज से इन्फर कर सकते हैं? ऑथर बता रहे हैं कि सप्लाई साइड की जो महंगाई है वो फूड और फ्यूल के अलावा भी आगे बढ़ेगी और बाकी सेगमेंट्स में भी आ जाएगी, सही बात है। अभी जो हमारी स्ट्रेंथ है इकोनॉमी में, इसकी वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है आरबीआई को कि हम ग्रोथ को सपोर्ट करें, सही बात है। पैसेज कह रहा है कि जो दुनिया भर में चीजें हो रही हैं वो बेकार है इंडिया के डिस्कशन से, नहीं, बिल्कुल इरेलीवेंट नहीं है, रेलिवेंट है। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। टोन कैसी थी? हाँ, एनालिटिकल थी, ऑथर ने एनालाइज किया, लास्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव टोन भी ऑथर ने रखी है। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। केयरफुली ऑथर ने पॉजिटिव टोन भी रखी है। सेलिब्रेटली ऑथर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं। सिनिकल ऑथर डाउटफुल है, नहीं। पॉलेमिकल ऑथर बहुत नेगेटिव है, नहीं। तो आंसर इज ए। असर्शन और रीजन, आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है आर वाला उसका कारण है या नहीं। आरबीआई ने जो डिसीजन लिया कि रेपो रेट को चेंज नहीं किया, ये दिखाता है कि आरबीआई ग्रोथ को बैलेंस करना चाहता है महंगाई से, सही बात है। इंडिया की जो इतनी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया कि वो अभी अभी कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं, हालांकि एक्सटर्नल रिस्क हैं, बिल्कुल सही है, आंसर इज ए। कि अभी हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्ट्रांग चल रही है, तो उनके पास कॉन्फिडेंस है कि हम अभी रेपो रेट तो चेंज नहीं करते हैं, हालांकि बाहर के रिस्क हैं, बट उन्होंने अभी सोचा कि हम रेपो रेट चेंज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या चाह रहे हैं कि वो बैलेंस को इन्फ्लेशन के रिस्क से, वो ग्रोथ को इन्फ्लेशन से बैलेंस करें, इसलिए उन्होंने कुछ भी इंक्रीज नहीं किया। आंसर वॉज ए। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए लेट्स मूव अहेड, अब आ जाते हैं स्किमिंग वाले आर्टिकल पे। एक रिक्वेस्ट करूंगी उससे पहले, 6000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सेशन को, एवरीवन विल लाइक द सेशन। पे वॉल, अब एक फीस कटेगी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे। चलो देखते हैं उधर क्या कह रहे हैं। ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि बैंक्स और प्रोसेसर्स को वो बोल रहे हैं कि आप चार्ज ले सकते हो यूपीआई पे, अभी पेंडिंग है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सवाल उठ गए हैं। कोई भी डिसीजन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन प्रिपरेशंस दिख रही हैं। आज जो चेंज आया है वो ये आया है कि इसमें चेंज किया गया है कि अब सरकार जो नोटिफाई कर सकती है किस तरह के ट्रांजैक्शंस पे अब चार्ज लगेगा। इसको इस बिल के थ्रू किया गया, जिसको लोकसभा में पास किया गया। इससे पहले यूपीआई और जो रुपए डेबिट कार्ड थे वो कोई चार्ज नहीं लगता था उनपे। सरकार के सोर्सेस कहते हैं कि चार्ज सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस पे लगेगा जो बड़े बड़े मर्चेंट्स कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर इससे ज्यादा है, या फिर उन ट्रांजैक्शंस पे जो 2000 से ऊपर की है। इससे क्या होगा, सिर्फ 5% चीजों पे ही यूपीआई का ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। लेकिन ये जो लॉ है, इससे सरकार को एबिलिटी मिल गई है कि वो स्कोप को बढ़ा सकती है। फियर ये भी है कि मर्चेंट्स जो है इस कॉस्ट को कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर देंगे, जो फिर कैश पे मूव करेंगे। क्योंकि पैसा लग रहा है तो फिर यूपीआई से क्यों करेंगे, कैश ही दे देंगे। अभी फ्री है यूपीआई यूज करना, तो इशू को ऊपर से भी देखना चाहिए। यूपीआई फ्री था 2020 से फ्री हो गया था उसको। पेमेंट प्लेयर्स ने जो आर्ग्यू किया है कि वो क्या करते हैं, अभी तक वो यूपीआई को चलाने की कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने बोला कि किसी ना किसी को तो पे करना ही पड़ेगा ना। उनको लगा कि कोई भी शुड नो लॉन्ग सिर्फ पेमेंट प्रोसेसर है, बैंक को पे नहीं करना चाहिए। जो कॉस्ट का बर्डन है वो सिर्फ इनको नहीं पे करना चाहिए, टैक्स पेयर्स ऑलरेडी बेयर कर रहे हैं। 2021 में सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी जहां पे सरकार ने इन प्रोसेसर्स को, बैंक्स को एक सब्सिडी दी जिससे कि इनका कॉस्ट कवर हो सके। सरकार ने इतना पैसा दे दिया है, 2000 करोड़ ऑलरेडी बजटेड है इसके लिए, तो मतलब टैक्स पेयर का मनी तो जा ही रहा है ना ऑलरेडी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप कंज्यूमर को बोलोगे कि आप वो एडिशनल चार्ज पे करो जब उनके टैक्स का मनी ही इस चीज में यूज हो रहा है। कुछ गुस्सा भी है कि सरकार ने पहले तो लोगों को बोला यूपीआई करो यूपीआई करो, और अब बोल रही है कि यूपीआई से पेमेंट कटेगा तुम्हारा जब भी तुम कोई ट्रांजैक्शन करोगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ऐसे चार्ज से हेल्प होगी पेमेंट प्लेयर्स को कि वो इन्वेस्ट करेंगे यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में। आरबीआई के पास रिसोर्सेज हैं, तो इससे क्या होगा कि जो वो सेंटर को ट्रांसफर करता है अमाउंट वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इससे सरकार इतना खराब डिसीजन तो नहीं है। मतलब ऑथर वही कह रहे हैं कि भाई लोगों को क्यों पे करवा रहे हो, लोग पे नहीं करेंगे यूपीआई में कोई भी चार्ज, वो बोलेंगे हम कैश ही दे देंगे। तो अभी तक जो आपने इतना यूपीआई किया था, वापस से कैश इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कौन सा चेंज था जो इम्प्लीमेंट हो चुका था? सरकार ने इम्पोज किया चार्ज? नहीं, अभी नहीं किया। आरबीआई ने बोला कि आप फीस लो? नहीं। हाँ, इसमें अमेंडमेंट हुआ था जहां पे सरकार बताएगी कि कौन से ट्रांजैक्शन में चार्ज लगेगा। सरकार ने हटा दिया सब्सिडी? नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं। अगला चिंता वाली बात क्या है? बैंक्स सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, चिंता वाली बात क्या, कंज्यूमर वापस से कैश में आ जाएंगे, क्योंकि मर्चेंट्स जो है उस कॉस्ट को ट्रांसफर करेंगे, यूपीआई में पेमेंट लगेगा, पैसा लगेगा यूपीआई करने में, तो लोग कैश पे फिर से वापस आ जाएंगे। आंसर इज डी। स्कोर्स एवरीवन। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पेनेशिया हर चीज का रामबाण इलाज, क्वैगमायर कंफ्यूजन, रेलीगेट करना, आपने उसको डिमोट कर दिया, नीचे पोजीशन दे दी, सक्सेंट बहुत ही ब्रीफ, टर्मोइल उथल पुथल। एक सेकंड, ये ए है ये डी है। तो क्वैगमायर इज डिफिकल्ट सिचुएशन एंड टर्मोइल इज उथल पुथल। ई डी सी बी एंड ए। स्कोर्स एवरीवन। इडियम्स पे आते हैं प्रीवियस ईयर। एट लॉगरहेड्स मींस आप लड़ रहे हो आपस में। बीटा रिट्रीट, वापस कदम ले लिए आपने। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी शहनाई खुद बजा रहे हो, अपनी तारीफ कर रहे हो। ब्रेक न्यू ग्राउंड, कुछ इनोवेटिव किया है। ब्रिंग टू लाइट, सबके सामने ला रहे हो उस चीज को। ई बी ए सी एंड डी। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है दर्शना शर्मा। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आती है बुक भिजवा देगी। परफेक्शन 8.0 का शेड्यूल है ये। अभी हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, इस टॉपिक को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। जितने बच्चों को पैराजम्बल में डाउट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है, क्लोज टेस्ट में है, एरर डिटेक्शन में है, या मॉक टेस्ट देने हैं, वो आज के परफेक्शन में आपको ज्वाइन कर लेंगे। आपका कोड NB60 लग जाएगा और आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 1499 में आपको सारे के सारे परफेक्शन बैचेस, कंप्लीट ग्रामर का बैच, सारे बैचेस मिल जाएंगे जो मेरे आज तक आए हैं और आगे अगले साल तक आए। यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्टली क्लासेस में भी आ सकते हो। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं
तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको इसमें इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। कोड आपका सफलता लगेगा आज 8 अगस्त है, तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। जितने बच्चों को मॉक टेस्ट लेने हैं वो मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, जो कि ऑफिसर लैब है। रिकॉर्डेड से अपग्रेड करवाना है वो अपग्रेड कोड यूज करेंगे, रिन्यू करवाना है वो रिन्यू कोड यूज करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे परफेक्शन मैथ की क्लास में 11 बजे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड